अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं, रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव, पॉलिटिक्स में, न्यूज़ में, हर जगह। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में एक तस्वीर बनती है ना? शायद किसी ऐसे इंसान की जो हर बदलाव का विरोध करता हो, जो बस पुरानी चीजों से ही चिपका रहना चाहता हो। लेकिन क्या बात बस इतनी सी है? नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ किसी का स्वभाव नहीं है। रूढ़िवाद असल में एक पूरी की पूरी राजनैतिक विचारधारा है। इसकी अपनी जड़ें हैं, अपने तर्क हैं। चलिए इसके मुख्य विचारों को एक एक करके समझते हैं कि ये दुनिया को देखती कैसे हैं। और देखिए, सिर्फ बदलाव का विरोध कर देना किसी को रूढ़िवादी नहीं बना देता। एक बहुत अच्छा उदाहरण है सोवियत संघ के स्टालिनवादी। वो भी तो सुधारों के सख्त खिलाफ थे, पर कोई उन्हें रूढ़िवादी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि असली रूढ़िवाद सिर्फ यथास्थिति बनाए रखना नहीं है, बल्कि कुछ खास मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर उसे बनाए रखना है। तो सवाल ये है कि वो कौन से मूल्य हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं। चलिए अब हम रूढ़िवादी सोच के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और इसकी बुनियादी मान्यताओं को देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर रूढ़िवादी विचारधारा को 5 स्तंभों पर टिका हुआ माना जा सकता है: परंपरा, मानवीय अपूर्णता, सावयवी समाज, पदानुक्रम और अधिकार, और आखिर में संपत्ति। ये हैं वो 5 मुख्य विचार। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परंपरा की। रूढ़िवादियों के लिए ये सिर्फ पुरानी आदतें नहीं हैं, नहीं, सदियों से चली आ रही संस्थाएं और रीति रिवाज। ये असल में पीढ़ियों के जमा किए हुए ज्ञान का खजाना है। सोचिए, ये वो धागे हैं जो समाज को एक साथ पिरोकर रखते हैं, हमें स्थिरता देते हैं, एक पहचान देते हैं। दूसरा विचार थोड़ा कह सकते हैं निराशावादी लगता है। यह है मानवीय अपूर्णता का विचार। मतलब ये मानना कि इंसान परफेक्ट नहीं है, हम में कमियां हैं, हम स्वार्थी हो सकते हैं, हम गलतियां करते हैं। और इसी वजह से रूढ़िवादी लोग समाज को रातों रात बदल देने वाली बड़ी बड़ी योजनाओं पर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि अरे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा करने के चक्कर में हम कुछ बहुत बुरा कर बैठें। माइकल ओकेशॉट ने इसी सोच को बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करें कि इलाज बीमारी से बदतर ना हो। क्या बात है! मतलब कभी कभी सबसे अच्छा कदम होता है कोई कदम न उठाना, खासतौर पर तब जब हमें पता हो कि इंसानों से गलती हो सकती है। अब आता है ऑर्गेनिक सोसाइटी यानी सावयवी समाज का कॉन्सेप्ट। देखिए, रूढ़िवादी समाज को एक मशीन नहीं मानते जिसके पुर्जे बदले जा सकें। नहीं, वो इससे एक जीवित शरीर की तरह देखते हैं। जैसे शरीर में हर अंग का अपना काम है, अपना कर्तव्य है और सब एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक वैसे ही समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। तो इस सोच में असली आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी चलाना नहीं, बल्कि समाज में अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। और इसी से जुड़ा है चौथा पॉइंट, पदानुक्रम और अधिकार। रूढ़िवादी मानते हैं कि समाज में स्वाभाविक रूप से एक हायरार्की, एक व्यवस्था होती है। अब इसका मतलब ऊंच नीच नहीं है, बल्कि स्थिरता है। उनका मानना है कि जैसे एक जहाज को चलाने के लिए कप्तान चाहिए, वैसे ही समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए नेतृत्व और अनुशासन बहुत जरूरी हैं। और 5वां और आखिरी स्तंभ है संपत्ति। पर यहाँ संपत्ति का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। रूढ़िवादी इसे सुरक्षा और स्थिरता का एक लंगर मानते हैं। सोचिए, जब किसी के पास अपना घर होता है, अपनी जमीन होती है, तो वो उस समाज में अपनी जड़ें महसूस करता है ना? और फिर वो उस समाज की, उस व्यवस्था की रक्षा करना चाहता है। तो ये तो हो गए 5 बुनियादी विचार, लेकिन ये हमेशा एक जैसे लागू नहीं हुए। समय के साथ इनकी अलग अलग तरह से व्याख्या हुई है और इसी से रूढ़िवाद के कई अलग अलग रूप सामने आए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस विचारधारा का विकास कैसे हुआ। इसकी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, फ्रांसीसी क्रांति के जवाब में, सत्तावादी और पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद के साथ। फिर 20वीं सदी में आता है उदारवादी रूढ़िवाद, और फिर 20वीं सदी के अंत में आता है न्यू राइट या नव दक्षिणपंथ, जिसने खेल को ही बदल दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्तावादी रूढ़िवाद की। जरा कल्पना कीजिए, 18वीं सदी का अंत, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति की आग लगी हुई है। ये रूढ़िवाद उसी आग को बुझाने के लिए एक सीधी प्रतिक्रिया थी। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, क्रांति की लहर को रोको और राजा का पूर्ण अधिकार वापस लाओ।
और ये विचारों का टकराव आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य थे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और दूसरी तरफ थे जार निकोलस प्रथम के सिद्धांत रूढ़िवाद, निरंकुशता और राष्ट्रीयता। ये दो दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। लेकिन हर रूढ़िवादी इतना कट्टर नहीं था, कुछ थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल थे। यहीं से आता है पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद। इनकी सोच ये थी कि भाई हालात को बचाने के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत बदलाव करना जरूरी हो जाता है। जैसे एक समझदार कप्तान तूफान से बचने के लिए जहाज का रास्ता थोड़ा बदल लेता है। मकसद वही है, जहाज को बचाना, थोड़ा बदलकर बहुत कुछ बचाना। एडमंड बर्क ने इस बात को क्या खूब कहा है, एक राज्य जिसमें बदलाव का कोई जरिया नहीं, उसके पास खुद को बचाने का भी कोई जरिया नहीं होता। मतलब चीजों को वैसा ही बनाए रखने के लिए कभी कभी उन्हें थोड़ा बदलना ही पड़ता है। अब हम आते हैं 20वीं सदी में। यहां रूढ़िवाद ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। उदारवादी रूढ़िवाद और नव दक्षिण पंथ का उदय हुआ। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने रूढ़िवादी सामाजिक विचारों के साथ फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया। ये एक बड़ा बदलाव था। खासतौर पे ये जो नव दक्षिण पंथ है, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक सिक्के के दो पहलू जैसा है। एक तरफ तो ये आर्थिक उदारवाद की बात करता है, मतलब सरकार का दखल कम हो, प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा मिले। और दूसरी ही तरफ ये सामाजिक रूढ़िवाद की बात करता है, मतलब पारंपरिक मूल्यों को वापस लाओ, कानून व्यवस्था सख्त करो। तो एक तरफ आर्थिक आजादी, दूसरी तरफ सामाजिक नियंत्रण। तो ये सब विचार आए कहां से? किन लोगों ने इन्हें आकार दिया? और आज के दौर में इस विचारधारा के सामने क्या सवाल हैं, क्या चुनौतियां हैं? चलिए अब इस आखिरी हिस्से में कुछ बड़े विचारकों और उन पर होने वाली बहसों को देखते हैं। देखिए, हर बड़ी विचारधारा के पीछे कुछ बड़े दिमाग होते हैं। रूढ़िवाद के साथ भी ऐसा ही है। कई विचारकों ने इसके दर्शन को पकड़ा और उसे असल दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक थ्योरी में ढाला। इनमें कुछ बड़े नाम हैं, जैसे एडमंड बर्क, जिन्हें एंग्लो अमेरिकन परंपरा का जनक माना जाता है। फिर हैं फ्रेडरिक वॉन हायक, जिन्होंने द रोड टू सर्फ फ्रीडम में फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स की वकालत की। माइकल ओकेशॉट, जिनकी सोच थी कि अनजान से बेहतर है जाना पहचाना। और रॉबर्ट नोजिक, जिन्होंने कम से कम टैक्स और बिल्कुल छोटी सरकार की बात की। लेकिन आज के रूढ़िवाद पर आलोचक एक बड़ा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो नव दक्षिण पंथ आया है, इसने विचारधारा में एक विरोधाभास पैदा कर दिया है, उसे दो हिस्सों में बांट दिया है। सवाल यह है कि क्या आप एक ही साथ पूरी आर्थिक आजादी भी चाह सकते हैं और समाज पर मजबूत नियंत्रण भी? क्या ये दोनों बातें एक साथ चल सकती हैं? तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं। आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें एक ऐसी विचारधारा का क्या रोल है जिसकी बुनियाद ही बदलाव पर शक करने की है? क्या ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात है या आने वाले कल के लिए एक जरूरी संतुलन भी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।